ज्ञान दूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में कुछ और बातें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि पॉलीमर्स कितने प्रकार के हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जिन बातों को पढ़ेंगे वो है चेन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, आयनिक पॉलीमराइजेशन। तो चेन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत फ्री रेडिकल और आयनिक पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म को आज हम देखेंगे। हम याद कर लेते हैं कि पिछली बार जो हमने लास्ट बात पढ़ी थी, आखिरी में जो चीज पढ़ी थी वो था कि पॉलीमराइजेशन के आधार पर बहुलकों को या पॉलीमर्स को किस प्रकार से विभक्त या विभाजित किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके है कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और चेन पॉलीमराइजेशन के दो प्रोसेसेस होते हैं जिसके द्वारा बहुलक बनाए जा सकते हैं या बनते हैं। इसी चेन पॉलीमराइजेशन में ये 4 प्रकार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। इसमें से आज हम ये 3 जो पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म्स हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो चेन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन में जो सबसे पहला प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे वो है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक बहुलकीकरण। मुक्त मूलक बहुलकीकरण जो है ऑक्सीजन या दूसरे इम्प्यूरिटीज के द्वारा ये इसका प्रारंभन या इनिशिएशन हो सकता है। और इसी वजह से क्योंकि बहुत आसानी से इसका इनिशिएशन होता है तो प्योर सैंपल को हम जो मोनोमर है उसको हम स्टेबलाइज करके रखते हैं, स्थायीकरण उसका करते हैं किस थोड़े से स्मॉल अमाउंट ऑफ इनहिबिटर्स को ऐड करके। इनहिबिटर्स यानी जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन कर लेते हैं फ्री रेडिकल के साथ और फ्री रेडिकल का को आगे अभिकृत होने के लिए रोक देते हैं, आगे अभिकृत होने से रोक लेते हैं, यानी जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है उसको वो स्टॉप कर देते हैं। ये इनहिबिटर्स जो है फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करते हैं, उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं और स्थायीकरण उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसका स्थायीकरण हो जाता है। और जो इनहिबिटर्स हम आमतौर पे यूज करते हैं उनके एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं नाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोक्विनोन इत्यादि। तो आइए देख लेते हैं एक इनहिबिटर। यहाँ पर मान लीजिए कि ये फ्री रेडिकल पॉलीमर है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है वो नाइट्रोबेंजीन, जो कि एक इनहिबिटर या अभिक्रिया को को बंद करने के लिए या समापन करने के लिए जो मदद करता है वो नाइट्रोबेंजीन इनहिबिटर है। ये उसका उदाहरण है इनहिबिटर का। और वो पॉलीमर चेन के साथ उसने बॉन्ड बनाया और इस तरह से मध्यवर्ती बना। ये जो मध्यवर्ती मुक्त मूलक बना है, ये इंटरमीडिएट जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेंजीन के ऑल्टरनेट जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का सिस्टम है उसके साथ। और फिर एक और पॉलीमर के साथ ये इंटरमीडिएट बॉन्ड इंटरैक्ट करता है और जो बॉन्ड बनता है उससे हमें एक डेड पॉलीमर प्राप्त होता है। डेड पॉलीमर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? डेड पॉलीमर मॉलिक्यूल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि फर्दर कोई मुक्त मूलक नहीं है और ये आगे रिएक्शन नहीं कर रहा है। और इस तरह से जो पॉलीमर की जो श्रृंखला है आगे और नहीं बढ़ेगी यहाँ पर, और इस प्रकार से हमें डेड पॉलीमर या रिएक्शन का समापन मिल जाता है और आगे रिएक्शन नहीं हो रही है। जब हमें दोबारा पॉलीमराइजेशन करना है, ऐसे में हम इनिशिएटर डालते हैं, जैसे कि पेरोक्साइड और एजो कंपाउंड्स। इनिशिएटर यानी जो श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो अधिकतर पेरोक्साइड और एजो कंपाउंड्स होते हैं। तो देख लेते हैं हम मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का पहला स्टेप है, जैसे कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस में होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलकों का बनना। ये एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है, यानी ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। और ये पेरोक्साइड है, उसके ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध को तोड़कर
इस तरह से 2 फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स हमको मिले। और उन फ्री रेडिकल से फर्दर हमको सिंपल CO2 के निकल जाने पे ये फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ, जो कि चेन इनिशिएशन का काम यानी श्रृंखला के प्रारंभन का काम कर सकता है। इसी तरह से एक और एज़ो कंपाउंड का आपके पास यहाँ स्क्रीन पे एग्जांपल है, जो हीट के द्वारा ये जो नाइट्रोजन का यहाँ से निष्कासन हो जाता है और जो रेडिकल है वो कार्बन के ऊपर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मुक्त मूलकों को हम बाय हीट अप्लाइंग हीट यानी ऊष्मा के द्वारा इस फ्री रेडिकल्स को हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि लाइट के द्वारा भी हम जो कंपाउंड्स हैं उनके बॉन्ड को ब्रेक करके इसी तरह से हम फ्री रेडिकल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर एज़ोबिस आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल है, जिसका एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर मुक्त मूलक मिला। इसी प्रकार से कई प्रकार के और भी एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर पेरोक्साइड कंपाउंड्स हैं जिसके द्वारा हमें इस प्रकार के फ्री रेडिकल्स मिल सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करते हुए भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट के द्वारा भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। कुछ आप देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल, स्टेप सेकंड स्टेप, जिसको कहते हैं हम चेन इनिशिएशन स्टेप या श्रृंखला प्रारंभ चरण। जैसे कि नाम से समझ में आता है, यहाँ पर श्रृंखला का प्रारंभन होता है और फ्री रेडिकल जो फर्स्ट स्टेप में बना था वो मोनोमर के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्यों जो फर्स्ट स्टेप था वो ऊष्माशोषी था, क्योंकि उसमें स्टेबल बॉन्ड को हमें तोड़ना होता था। लेकिन ये जो स्टेप है श्रृंखला प्रारंभ स्टेप या चेन इनिशिएशन स्टेप जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मोनोमर के पाई बॉन्ड्स हैं वो टूटकर सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी है और ये रेडिकल फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। श्रृंखला प्रारंभ इस मुक्त मूलक के द्वारा हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ पर भी आपको वही चीज बताई गई है कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के द्वारा यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नया मोनोमर जो है वो जुड़ने के बाद एक नया फ्री रेडिकल हमें मिला और श्रृंखला का प्रारंभ हुआ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि चेन नेक्स्ट स्टेप जो है उसको कहते हैं श्रृंखला संचरण चरण या फिर चेन प्रोपागेशन स्टेप। जैसा कि नाम से समझ में आता है, इस स्टेप में जो श्रृंखला की जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है। उसका मतलब पहले स्टेप इससे पहले वाले स्टेप में जो श्रृंखला प्रारंभन चरण था, चेन इनिशिएशन था, उसमें पहला मोनोमर जुड़ा था और रिएक्शन शुरू हुआ था। इसमें और से और आगे से आगे और भी मोनोमर्स जुड़ते चले जाते हैं और चेन की लंबाई बढ़ती चली जाती है। एक और चीज नोट कीजिए यहाँ पर कि जिस तरफ से मोनोमर जुड़ रहा है उसी तरफ जो है फ्री रेडिकल का जो कार्बन पर उसी तरफ फ्री रेडिकल आता चला जा रहा है। तो जो जिस तरफ जिस साइड में बिगिनिंग थी, शुरुआत थी चेन की, यहाँ से शुरू था या आप कह सकते हैं यहाँ से शुरू था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्री रेडिकल आता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से श्रृंखला जो चेन है वो बढ़ती चली जा रही है। ये ठीक वैसे ही जैसे रेल के डिब्बे एक के बाद एक जुड़ते चले जा रहे हैं और जो ट्रेन की लेंथ बढ़ती चली जा रही है, उसी तरह से पॉलीमर चेन की लेंथ भी बढ़ती चली जा रही है। जो ये अगर मोनोमर के दोनों सिरे एक जैसे नहीं है, वो एसिमेट्रिक है, असममित है, तो एक सिरा है हेड और दूसरा सिरा है टेल। जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है सी डबल बॉन्ड सी में, अगर वो टेल है और ये हेड है, तो इन 4 प्रकार से जो मोनोमर्स हैं आपस में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के दौरान ऐड होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। पहला तरीका है जैसे हेड टू टेल, यानी ये हेड है और ये हिस्सा टेल का है, ये दोनों आपस में जुड़े और इस प्रकार का पॉलीमर आपको मिल रहा है। और दूसरा है टेल टू टेल,
ये हिस्सा टेल है, ये भी टेल है, अगर आपस में जोड़ें तो इस प्रकार का एडिशन हो रहा है, इस प्रकार से मोनोमर आगे जुड़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा हेड टू हेड जो मॉलिक्यूल्स हैं या मोनोमर है और ये ग्रोइंग पॉलीमर है, ये आपस में हेड टू हेड भी जुड़ सकते हैं। तो जो हेड वाला हिस्सा है ये और ये भी हेड वाला हिस्सा आपस में जुड़े और जो रेडिकल नया उसकी जो पोज़ीशन आई है, वो टेल पर पोज़ीशन आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो वेव वाली लाइन है, जो आप देख सकते हैं, ये है पॉलीमर्स का जो बाकी वाला हिस्सा है उसको इस तरह से वेवी लाइन से दिखाया गया है इन सभी एग्जांपल्स में। जो लास्ट एग्जांपल है वो है टेल टू हेड। ये हिस्सा टेल है जो हेड के साथ जाके जुड़ता है, यहाँ फ्री रेडिकल है और नतीजन जो पॉलीमर की श्रृंखला है जो वेव लाइन से दिखाई गई है उसमें जो फ्री रेडिकल है वो और CH2 के ऊपर यहाँ पर यानी वो हेड के ऊपर आके स्थित होती है। कुछ एग्जांपल्स मोनोमर के हम देख लेते हैं, यहाँ आपके स्क्रीन पे है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं जिस पे फ्री रेडिकल का अटैक होकर इसमें पॉलीमराइजेशन आसानी से हो सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ और जो मोनोमर्स हैं उसका यहाँ पर हम एग्जांपल्स देख रहे हैं और आप वीडियो को पॉज़ करते हुए इनको नोट कर सकते हैं या फिर इन्हें ध्यान रख सकते हैं कि इसमें पॉलीमराइजेशन इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन को प्रदर्शित करते हैं। कौन से पॉलीमराइजेशन को? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। जो आखिरी स्टेप है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप या श्रृंखला समापन चरण, जिसमें जैसे कि नाम से समझ में आता है जो पॉलीमर की ग्रोथ है वो खत्म हो जाती है इसमें। हमने पहले भी देखा था कि जो इनहिबिटर्स हैं वो भी चेन को समाप्त करते हैं और ग्रोइंग पॉलीमर को, बढ़ते हुए पॉलीमर का ग्रोथ समाप्त करके उसको डेड पॉलीमर में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो चेन टर्मिनेशन होती है, श्रृंखला समापन होती है, वो कई प्रकार से हो सकती है, जैसे कि युग्मन के द्वारा यानी 2 फ्री रेडिकल्स आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़ जाएँ और एक न्यूट्रल पॉलीमर बनाएँ, जिसमें कोई फ्री रेडिकल नहीं है क्योंकि इधर का जो ये फ्री रेडिकल है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़ के यहाँ पर कार्बन-कार्बन नया बॉन्ड बना और ये देखते हैं, ये देखिए नया बॉन्ड बना है यहाँ पर CHX सिंगल बॉन्ड CHX और इससे एक बड़ी पॉलीमर की चेन बनी और रिएक्शन भी साथ के साथ खत्म हो गया। चेन टर्मिनेशन डिस्प्रपोर्शनेशन के द्वारा भी हो सकता है, असमानुपातन के द्वारा हो सकता है, जैसा कि नाम से समझ में आता है। 2 इस तरह से ग्रोइंग पॉलीमर्स हमें मिलते हैं और इसमें से एक पॉलीमर दूसरे पॉलीमर से हाइड्रोजन ले लेता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चेन जो है इस पॉलीमर ग्रोइंग पॉलीमर चेन से जो बढ़ रही है चेन जिसमें मुक्त मूलक है, उससे एक हाइड्रोजन ले लिया और ये CH जो है वो CH2 में परिवर्तित हो गया और यहाँ पर कोई फ्री रेडिकल अब नहीं रहा। उधर जैसे ही इसने अपना एक हाइड्रोजन दिया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, C डबल बॉन्ड C, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं और इसके साथ ही ये भी स्टेबलाइज हो गया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये इसका एक सिरा सैचुरेटेड है और दूसरा इसका जो एक सिरा अनसैचुरेटेड या डबल बॉन्ड वाला है। लेकिन दोनों में ही अब रिएक्शन स्टॉप हो गई है। इसमें गुंजाइश है कि मुक्त मूलक अटैक करे और फर्दर ये स्टार्ट हो जाए, लेकिन इसमें इस वाले मॉलिक्यूल में गुंजाइश अब फ्री रेडिकल की पॉलीमराइजेशन की नहीं है। अ, चेन टर्मिनेशन जो है वो चेन ट्रांसफर के द्वारा भी हो सकता है। चेन ट्रांसफर का मतलब क्या है? आइए देख लेते हैं कि देखिए एक ये ग्रोइंग पॉलीमर है। ग्रोइंग पॉलीमर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इस सिरे में इसके फ्री रेडिकल है और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके पास एक हाइड्रोजन है और इसने अपना ये हाइड्रोजन इस ग्रोइंग पॉलीमर को दे दिया और यहाँ पर CHX की जगह आपको मिला CH2X और यहाँ ये जो चेन है वो अब न्यूट्रल हो गई है और इसके ऊपर कोई भी फ्री रेडिकल भी नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं, कोई फ्री रेडिकल भी नहीं, डबल बॉन्ड भी नहीं और ये एक स्टेबल पॉलीमरिक चेन बन गई है। लेकिन
ये जो रेडिकल था, वो इसी प्रक्रिया के दौरान इस R प्राइम जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसके पास आया था, एक और जो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन डोनर मॉलिक्यूल आया था, उस पर ये फ्री रेडिकल ट्रांसफर हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब ये जो मुक्त मूलक बना है, ये फर्दर नया रिएक्शन नए मोनोमर के साथ पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट कर सकने की स्थिति में आ गया है। तो यहाँ पर चेन ट्रांसफर हो गई है, यानी यहाँ जो चेन बन रही थी, वो तो हो गई है फिनिश। इसको कहते हैं डेड पॉलीमर, क्योंकि ये आगे इस पर मुक्त मूलक नहीं होने की वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकती। और ये जो नया फ्री रेडिकल बना है, इसमें चेन का ट्रांसफर हो गया है और ये फर्दर अब मोनोमर के साथ जुड़ के पॉलीमराइजेशन की स्थिति में आ गया है। एक और तरीका है जो हमने इससे पहले भी देखा था, वो है इन्हिबिटर्स के द्वारा। ये जो फ्री रेडिकल है, वो इन्हिबिटर के साथ जुड़ता है और अल्टीमेटली एक और फ्री रेडिकल पॉलीमर का चेन जुड़ा और इस तरह से डेड पॉलीमर प्राप्त हुआ। इसे यहाँ रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि हम इससे पहले भी इसको देख चुके हैं। चेन टर्मिनेशन जो है इन्हिबिटर के द्वारा इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैंने इसलिए दिया है ताकि आप अगर इन्हिबिटर्स के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए या कहीं और एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन आए, तो कम से कम आपको अंदाजा होना चाहिए दूसरे तरह के इन्हिबिटर्स के बारे में। इसी तरह से देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी इन्हिबिटर का काम कर सकती है। आइए देखते हैं चेन पॉलीमराइजेशन का एक और प्रोसेस, जिसे कहते हैं आयोनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक बहुलकीकरण, जैसा कि नाम से समझ में आता है, आयन दो प्रकार के हैं, कैटायन और एनायन। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है और एनायनिक पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है। यहाँ इससे पहले हमने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन अभी अभी देखा है। उसमें हमने देखा कि डबल बॉन्ड के ऊपर या पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फ्री रेडिकल का आक्रमण हुआ था। यहाँ पर आयंस का आक्रमण डबल बॉन्ड के ऊपर होगा और डबल बॉन्ड कहाँ है? डबल बॉन्ड है मोनोमर में। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में कुछ बातें। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन यानी सिग्मा बॉन्ड बनता है कैटायन। अक्सर ये कैटायन एक हाइड्रोजन आयन हो सकता है और मोनोमर के बीच में, और इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन की बहुलकीकरण की शुरुआत हो सकती है। देखिए स्टेप फर्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि स्टेप फर्स्ट हमने फ्री रेडिकल में देखा था, सेम टू सेम हम यहाँ पर देखें कि जो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन है। फ्री रेडिकल में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। यहाँ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में पढ़ रहे हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, क्योंकि कैटायन के द्वारा ही रिएक्शन पॉलीमराइजेशन की जो है वो शुरू होगी। तो जैसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कैटलिस्ट जैसे BF3 और उसके साथ को कैटलिस्ट थोड़ा सा वाटर या मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से आयन पेयर का निर्माण होता है। ये आयन पेयर या तो हम इस तरह से लिखें, एक्सक्यूज मी, या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ जो H प्लस है, हाइड्रोजन के ऊपर जो प्लस आयन प्लस चार्ज है, वो पॉलीमराइजेशन को बहुलकीकरण को प्रारंभ करता है। तो ये आयन पेयर बना है जिसमें ये है अपना कैटायन और ये जो बाकी हिस्सा है वो है काउंटर आयन या एनायनिक पार्ट। तो स्टेप 2 है चेन इनिशिएशन, श्रृंखला प्रारंभ चरण है। इसमें ये रहा मोनोमर और ये डबल बॉन्ड है। मोनोमर का जो पहला यूनिट यहाँ पर है, मान लीजिए विनाइल क्लोराइड है। एक्स हैलोजन मानकर हम अगर रखते हैं, हैलोजन मानते हैं, तो ये, और हैलोजन में भी अगर हम इसको क्लोरो मानते हैं तो ये विनाइल क्लोराइड हो सकता है। ये जो H प्लस है वो कैटायन है जो हमें लुईस एसिड कैटलिस्ट से हमको प्राप्त हुआ था, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। इस प्रकार से हमने इस पूरे को ना लिखकर सिर्फ ये H प्लस को लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये रहा पहला मोनोमर के साथ कैटायन का रिएक्शन और ये नया कैटायन हमें प्राप्त हुआ है जिसमें जो प्लस चार्ज है, अब वो हाइड्रोजन से हटकर कार्बन, और ये कार्बन मोनोमर के कार्बन पर पहुंच गया है। नेक्स्ट स्टेप है श्रृंखला संचरण चरण या चेन प्रोपगेशन रिएक्शन। इसमें जो
केटायन अब नया बना है, वो है मोनोमर का केटायन, यानी कार्बन के ऊपर जो कार्बोनियम आयन बना है, वो एक सेकंड मोनोमर मॉलिक्यूल के ऊपर आक्रमण कर रहा है और इसके पाई बॉन्ड को तोड़कर इसको सिग्मा बॉन्ड में परिवर्तित या कन्वर्ट कर रहा है। साथ ही आप देखें जो नया मोनोमर है, उसके जहाँ से वो जुड़ा है उस पर अब ये प्लस चार्ज आ गया है। सेम टू सेम हमने देखा था फ्री रेडिकल में भी। जो सी प्लस चार्ज है वो काउंटर आयन की तरफ उसका मूव होता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पहले H प्लस था, H प्लस और ये काउंटर आयन के साथ, और उसी तरह से अब ये C प्लस हो गया काउंटर आयन की ओर। तो ये कैटायन बना है, कैटायनिक स्पीशीज बनी है पहला मोनोमर ऐड होने पर। ये सेकंड मोनोमर जैसे ही ऐड होता है, तो ये जो प्लस चार्ज है, वो नए मोनोमर के ऊपर आ जाता है। तो ये जो ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि जो जैसे जिस दिशा में ये चेन बढ़ता चला जा रहा है, यानी पहला मोनोमर ये, सेकंड मोनोमर ये, थर्ड मोनोमर ये, तो जहां मोनोमर जिस और नया मोनोमर होता है, उसी कार्बन पर प्लस चार्ज आता चला जाता है। जो लास्ट स्टेप है वो है चेन टर्मिनेशन। इसमें जो कई तरह से हो सकता है चेन टर्मिनेशन के, इसमें ये हो सकता है डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, जो यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ सी प्लस है, तो सी प्लस जो ये स्पीशीज है, वो अपना प्रोटॉन अगर काउंटर आयन को दे दे, तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी बन सकता है। तो ये यहाँ जो ये सी प्लस है, उसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर से एक H प्लस निकल गया और इस काउंटर आयन को पहुंच गया, और जिसकी वजह से ये जो प्लस चार्ज है वो अब समाप्त हो जाता है और इन दोनों के बीच में बन जाता है ये डबल बॉन्ड, और ये कहलाएगा डेड पॉलीमर। और ये जो काउंटर आयन है उसके पास ये जो कार्बोनियम आयन ने अब अपना हाइड्रोजन यहाँ से एक दे दिया, और ये जो है आयन पेयर हमें दोबारा प्राप्त हो गया। इसके अलावा कपलिंग के द्वारा भी चेन टर्मिनेशन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये ये जो हमारा कैटायनिक पॉलीमर है जिसके ऊपर प्लस चार्ज यहाँ पर है, और उसमें से यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो इसमें आके जुड़ गया है, और ये हमें मिला था को कैटलिस्ट से, हमको BF3 से ये स्पीशीज प्राप्त हुई थी, और वो OH यहाँ पर जुड़ गया है, यानी OH माइनस और C प्लस के बीच में युग्मन हुआ है, और ये जो लुईस एसिड कैटलिस्ट है ये हमें पुनः प्राप्त हो गया है। इस तरह से ये जो नया पॉलीमर हमें प्राप्त हुआ, इसमें कोई चार्ज नहीं है और ये फर्दर पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहा है, और ये एक डेड पॉलीमर में परिवर्तित हो गया है। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो एक बार समझ लेते हैं। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जो है, ये सेंसिटिव टू टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेट भी बढ़ जाती है, और जैसे ही रेट बढ़ जाएगी तो बहुत सारी श्रृंखलाओं में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, और जिससे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो घट जाता है राइजिंग टेम्परेचर के साथ, क्योंकि बहुत सारे पॉलीमराइजेशन एक साथ इनिशिएट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। इसका जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की रिएक्टिविटी जो है वो हाई होती है, और इसीलिए कई तरह के साइड रिएक्शंस हमें मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं चेन ट्रांसफर रिएक्शन या टर्मिनेशन भी जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह से और इन सभी के नतीजन या पॉलीमराइजेशन भी ज्यादा हो रहा है हाई रिएक्टिविटी की वजह से। इसी वजह से ब्रांचिंग होती है, कम मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर्स इसमें बनते हैं, और जो मॉलिक्यूलर वेट की जो रेंज होती है वो बहुत बड़ी होती है, यानी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर्स न बनकर कम से लेकर ज्यादा तक मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर्स हमें मिक्सचर हमें प्राप्त होता है। और आमतौर पर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का जो रेट है हाई और लो टेम्परेचर में आमतौर पर ज्यादा होता है, और जो इसका एक यूनिफॉर्म कंडीशन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है।
मोनोमर्स जो इसमें होते हैं, क्योंकि कैटायन, देखिए कैटायन का अटैक हो रहा है मोनोमर के ऊपर, तो उसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज कहाँ जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, यानी मोनोमर ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हुए हों, ताकि मोनोमर इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन धनी हो, इसीलिए कैटायन उस पे आसानी से आक्रमण कर सके। दूसरा जो तीसरा तरीका है पॉलीमराइजेशन का, वो है एनायनिक पॉलीमराइजेशन, और ये आयनिक पॉलीमराइजेशन का दूसरा टाइप है। तो इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन पर, मोनोमर के पाई इलेक्ट्रॉन पर एनायन का आक्रमण होता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड टूटता है। चेन इनिशिएशन इसमें जो है ऑर्गेनो एल्कली कंपाउंड्स के द्वारा होता है। आपको मालूम है कि ऑर्गेनो एल्कली कंपाउंड्स जैसे यहाँ ब्यूटाइल लिथियम वगैरह में कार्बन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। कुछ मोनोमर्स जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन के हैं वो बीटाडाइन, आइसोप्रीन, स्टाइरीन इत्यादि हैं। एनायनिक पॉलीमराइजेशन का जो पहला स्टेप है श्रृंखला प्रारंभ चरण, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाईली इलेक्ट्रोफिलिक मोनोमर्स हैं, जैसे साइनो मोनोमर्स हैं, वो उन पर वीक न्यूक्लियोफिलिक इनिशिएटर जैसे एमीन्स वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है, और लेस रिएक्टिव अगर मोनोमर है जैसे स्टाइरीन, तो उसके लिए पावरफुल न्यूक्लियोफाइल जैसे ब्यूटाइल लिथियम हमें चाहिए होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सी डबल बॉन्ड सी को इस प्रकार से दिखाया गया है, और क्योंकि ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन है, यानी सी माइनस या नेगेटिव चार्ज का अटैक हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है होने चाहिए, जिसमें ये जो एक्स जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नेगेटिव जो चार्ज है उसका इस डबल बॉन्ड पे आक्रमण हुआ, और जो ये एनायनिक स्पीशीज और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड टूटा, और नेगेटिव चार्ज जो है मोनोमर के कार्बन के ऊपर आकर अ, स्थित हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि जो हमने कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में देखा था, मोनोमर पर प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाता है। एनायनिक पॉलीमराइजेशन में नेगेटिव चार्ज जो है वो मोनोमर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये सेकंड मोनोमर है, आप देख सकते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप या श्रृंखला संचरण चरण के लिए, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेकंड मोनोमर है वो ये रहा, और उसका जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के सेकंड मोनोमर, द्वितीय मोनोमर के कार्बन के ऊपर सी माइनस चार्ज है। यहाँ जो है श्रृंखला संचरण जो चरण होता है या चेन प्रोपगेशन जो स्टेप होता है, उसमें पॉलीमर की लेंथ बढ़ती चली जाती है, चाहे वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो, चाहे वो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो, चाहे वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो। तो एक के बाद ये एक जो है मोनोमर्स जुड़ते चले जा रहे हैं, ये तीसरा मोनोमर जुड़ा यहाँ पर, और उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से एन यानी कोई एक संख्या है, तो एन मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर अगर जुड़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एन लिखकर इसको हमने शो किया है, और यहाँ पर एक मोनोमर ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, तो वो काउंटिंग जो है दिखाने के लिए यहाँ नया मोनोमर का सिरा ये है, और यहाँ पर माइनस चार्ज मोनोमर के नए मोनोमर के कार्बन के ऊपर आ गया है। बात करते हैं अब श्रृंखला समापन चरण की या चेन टर्मिनेशन रिएक्शन की। इसमें ये चेन टर्मिनेशन, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जो एनायनिक जो पॉलीमराइजेशन है उसको हम कहते हैं लिविंग पॉलीमर। लिविंग पॉलीमर इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे आप मोनोमर ऐड करते चले जाएंगे और मोनोमर उसके अंदर जुड़ता चला जाएगा, यानी जो श्रृंखला समापन चरण है वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में एक स्वतः होने वाला, अपने आप होने वाला, स्पॉन्टेनियसली होने वाला प्रोसेस नहीं है। यहाँ कोई चेन टर्मिनेशन नहीं होता है, वो पॉलीमर ऐसे ही पड़ा रहता है चेन। आप और मोनोमर डालें, वो और यूज़ कर लेता है, और डालें और यूज़ कर लेता है। तो यानी कंटीन्यूअसली वो मोनोमर्स को डिवोर करता रहता है, खाता रहता है, नहीं,
जुड़ते रहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको हम लिविंग पॉलीमर कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से, इंटरव्यू के नज़रिए से ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसका आपको ध्यान रखना है। टर्मिनेशन जो है वो इम्प्यूरिटी के द्वारा हो सकता है या कोई आयन हम ऐड कर दें। इम्प्यूरिटी अगर अनजाने में अगर मिक्स हो जाता है तो भी श्रृंखला समापन हो जाता है। जो जो मेन इम्प्यूरिटीज़ हैं जैसे इंक्लूड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इम्प्यूरिटी की तरह कार्य करते हैं और श्रृंखला को समापन करते हैं। ब्लॉक पॉलीमराइज़ेशन अ, को ब्लॉक पॉलीमर्स के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। ब्लॉक यानी एक ही तरह के मोनोमर्स लगातार जुड़ जाएँगे, फिर दूसरी तरह के मोनोमर, फिर पहली तरह के, दूसरी तरह के, इस तरह से वो लगातार इस तरह से ब्लॉक में जुड़ते हैं। तो इस तरह के जो ब्लॉक पॉलीमराइज़ेशन है, ब्लॉक पॉलीमर्स है, उनका निर्माण हम एनायनिक पॉलीमराइज़ेशन के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ आप मोनोमर्स जैसे ही खत्म हुए, वो चुपचाप पॉलीमर पड़ा है। फिर मोनोमर डालें, फिर पॉलीमराइज़ेशन हुआ, फिर दूसरा मोनोमर डालें, फिर पॉलीमराइज़ेशन हुआ और फिर पहला मोनोमर डालें, पॉलीमराइज़ेशन हुआ। तो इससे अलग-अलग जो मोनोमर्स हैं, उनके ब्लॉक्स बन जाते हैं और ब्लॉक पॉलीमराइज़ेशन के लिए एनायनिक पॉलीमराइज़ेशन का जो मेथड है, वो सबसे बढ़िया है। एंड ग्रुप फंक्शनलाइज़ेशन टर्मिनेशन। एंड ग्रुप फंक्शनलाइज़ेशन टर्मिनेशन का मतलब है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है, उसमें हम कोई भी अपने पसंद का, अपने डिज़ायर का हम जो ग्रुप है इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इपॉक्साइड है या हाइड्रॉक्साइड आयन्स हैं, एसएच है, सीएचओ है, ये सारे जो सीओओएच है, ये एन ग्रुप हम इसमें आराम से डाल सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल आपको दिखाया हुआ है, इपॉक्साइड रिंग खुला और इसके साथ जुड़ गया। ये O- हुआ, उसका प्रोटोनीकरण किया और यहाँ पर OH ग्रुप आराम से जुड़ गया। तो अपने पसंद का जो ग्रुप है, वो हम एनायनिक पॉलीमराइज़ेशन में डालकर भी इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। एनायनिक पॉलीमराइज़ेशन की मुख्य बातें याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं। ये कैटायनिक पॉलीमराइज़ेशन की तुलना में स्लो प्रोसेस है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए होते हैं मोनोमर में और इसी वजह से जो पॉलीमराइज़ेशन है वो आसानी से नेगेटिव चार्ज के द्वारा या एनायन के द्वारा हो सकती है, क्योंकि जो सी डबल बॉन्ड सी वाला स्पीशीज़ है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन न्यून मोनोमर हो जाता है और एनायन का आक्रमण इस पर आसान हो जाता है। सभी जो मोनोमर्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और एग्जांपल्स जो हैं एक्राइलेट्स वगैरह, एल्डिहाइड्स, एपॉक्साइड्स वगैरह मोनोमर्स में आते हैं। क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, इसलिए कैटायनिक पॉलीमराइज़ेशन के तरह इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। वहाँ कैटायनिक पॉलीमराइज़ेशन में ब्रांचिंग आसानी से होती थी और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता था और बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट के रेंज के पॉलीमर्स, अलग-अलग पॉलीमर्स, अलग-अलग मॉलिक्यूलर वेट वाले हमें प्राप्त होते थे। क्योंकि ये स्लो पॉलीमराइज़ेशन मेथड है, एनायनिक पॉलीमराइज़ेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये स्लो प्रोसेस है इसलिए इसमें ब्रांचिंग कम होती है और हाई मॉलिक्यूलर वेट जो पॉलीमर है वो आसानी से अधिक मात्रा में मिलते हैं और जो मॉलिक्यूलर वेट का रेंज है वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में कम होता है। इसके अलावा ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में आसानी से इसको हम कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा जो इनसेंसिटिव होता है, रेट इसकी स्लो ही रहती है। इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज दैट मीन्स अ, ताप में अगर हम परिवर्तन करते हैं, एनायनिक पॉलीमराइज़ेशन की प्रक्रिया में अधिक फ़र्क, अधिक अंतर प्रभाव नहीं आता। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को रिपीट करते हुए देखेंगे तो भी और अच्छी तरह से समझ में आएगी आपको। Thank you for being with me.